अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है फ्रॉम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कि हम जो है वो बायो को स्टडी कर रहे हैं और बायो में हम ब्रांचेस को स्टडी कर रहे थे। और आप मेरी वीडियोस जो पहली वीडियोस हैं उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी ब्रांचेस को अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज की हमारी ब्रांच है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैलियोंटोलॉजी क्या है। पैलियोंटोलॉजी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स which are dead remains of extinct organisms। इसका क्या मतलब है कि बहुत हज़ारों लाखों साल पहले जो ज़मीन पर ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते थे, जब वो डेड हो जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। उनके ऊपर मौसमी हालात का और जो एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का इतना ज़्यादा इम्पेक्ट होता है कि वो जो है उनके स्केलेटन्स जो हैं वो ज़मीन पे में धंसते चले जाते हैं। और जब साइंटिस्ट जो हैं या हमारे पास जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं वो जब इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो जो डेड रिमेन्स होती हैं उन ऑर्गेनिज़म्स की, उससे पता चलाया जाता है कि ये कितने साल पुराना या कितना अरसा हो गया ये एनिमल जो है वो इस अर्थ पे पाया जाता था। तो जो स्टडी है फॉसिल्स की उसको हम पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें जैसे कि डायनासोर है जो कि पहले कभी किसी दौर में पाए जाते थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन फॉसिल्स के थ्रू ये अंदाज़ा लगाया गया कि इस तरह के ऑर्गेनिज़म जो हैं वो ज़मीन पर, इस कुराए अर्ज़ पर पाए जाते थे। ठीक है। और इसके बाद हमारी जो ब्रांच है वो है एनवायरनमेंटल बायोलॉजी। इसको हम डिफ़ाइन करें तो वो होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एनवायरनमेंटल बायोलॉजी है, इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज़म्स एंड देयर एनवायरनमेंट। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या चीज़ आ जाती है कि हमारे जो इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है और उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लें कि जैसे कि स्टडी ऑफ फूड चेन है, ठीक है, एंड फूड वेब की भी बात कर सकते हैं हम। फूड चेन से या फूड वेब से क्या मुराद है? फूड चेन से मुराद है कि ज़ाहिर है इस दुनिया का जो साइकिल है, इस ज़मीन का, इस कुर्राए अर्ज़ का जो साइकिल है वो एक बहुत जो है वो इस तरह से चल रहा है कि एक बैलेंस कायम रह सके। अल्लाह ताला ने जो कुदरत का निज़ाम बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि एक बैलेंस में वो निज़ाम चल सके। ये ना हो कि एक जो ऑर्गेनिज़म है वो इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि दूसरा ऑर्गेनिज़म जो है वो बिल्कुल ही जो इस कुर्राए अर्ज़ से ख़त्म हो जाए। अब फूड चेन से क्या मुराद है, आप इस तरह से ले लें कि जैसे एक रैट है या एक माउस है, वो अगर तो वो या आप इंसेक्ट की बात कर लें, कोई भी इंसेक्ट है अगर वो पत्ते खा रहा है, लीव्स खा रहा है, तो वहीं पर उसी गार्डन में फ्रॉग भी रहता है। वो फ्रॉग जो है वो उस इंसेक्ट को खाएगा। ठीक है। अब जो फ्रॉग है उसको अगर कोई बड़ा एनिमल खा लेता है, यानी कि अगर कोई कैट उसको खा लेती है
और उस कैट को मज़ीद आगे से कोई और बड़ा एनिमल जो है या जैसे कि लाइन है वो अगर उसका शिकार कर लेता है, तो इस तरह से फूड चेन चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद जब वो लाइन या टाइगर जो भी उसका शिकार करेगा, उसके बाद जब उसकी डेथ के बाद उसके जो डेड रिमेन्स हैं वो ज़मीन के अंदर जाने के बाद वो एक फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करेंगे और वहाँ से मज़ीद प्लांट्स उगेंगे और उन्हीं प्लांट्स को इंसेक्ट्स खाएंगे। तो ये एक फूड चेन जो है का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद ब्रांचेस की बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।